जो मैं दिख रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग को शो हो रहा है। यस सर। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, या इसको आप कह सकते हो पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिक्स को ही हम लोग कहते हैं राजनीति। राजनीति शब्द तो आप लोग ने सुना ही होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान। तो राजनीति और संविधान ये आपका है। तो व्हाट इज पॉलिटी? पॉलिटी या पॉलिटिक्स क्या है? तो ऐसे वर्क या ऐसे आइडियाज जिनकी मदद से जो है हम लोग किसी भी देश को, किसी भी जगह को गवर्न करते हैं या चलाते हैं, वो आपकी पॉलिटी कहलाती है। तो पॉलिटी क्या है? तो लिखेंगे हम लोग द वर्क और आइडियाज, द वर्क और आइडियाज दैट आर द वर्क और आइडियाज दैट आर कनेक्टेड विद गवर्निंग अ कंट्री, अ कंट्री और अ टाउन। ठीक है, टाउन हो, स्टेट हो, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर जगह हो। जैसे मान लीजिए अपना घर ही है ना, उसको जो है अगर हम लोग चला रहे हैं जिस भी आइडिया से, या जिस भी जो भी वर्क करके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पॉलिटी। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं। ये कैमरा थोड़ा सा इशू कर रहा है, पता नहीं क्यों। इसीलिए अभी हम अपनी जो है वीडियो बंद ही रखेंगे। या एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, दूसरे कैमरे को। इसमें मैं दिख तो रहा हूँ प्रॉपर। मैं देखता हूँ ये भी ना फ्रीज हो जाए। ये भी रुक गया, कोई बात नहीं। तो पॉलिटी क्या है बेटा? ऐसे आइडियाज या ऐसे वर्क जो आपके कनेक्टेड होते हैं किसी भी देश को, किसी भी जगह को चलाने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं। ठीक है। और इसी चीज को या इसी आइडियाज को अगर हम लोग किसी किताब में लिखते हैं, इसी आइडियाज को अगर हम लोग किताब में लिखते हैं, तो दैट बुक इज नोन एज व्हाट? दैट बुक इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या संविधान कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यही जो है हम लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एसएससी में पूछा जाता है, यूपी पीएससी में पूछा जाता है, आरओ आरओ में पूछा जाता है, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में जो है ये आपका आता है। हाँ, तो इसको आप लोग लिखते हुए चले। हाँ, आवाज आ रही है आप लोग को बेटा? यस सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं किस चीज की बेटा? शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन आपका हर एक देश का होगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा बेटा, हर एक आपके देश का होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग, चूंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो हम लोग को क्या पढ़ना है बेटा? हम लोगों को पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसी के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। और इसको बिल्कुल जो है हम लोग पहले जड़ से निकाल के आते हैं कि कहाँ से जो है इसकी शुरुआत होती है। कहने का मतलब क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, शुरुआत कहाँ से होती है, इसको जो है हम लोग थोड़ा सा जड़ से निकाल के लेके आते हैं। हाँ, तो ये तभी शुरू हो गया था बेटा जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। जब भारत में अंग्रेज आना शुरू हुए थे, तभी से जो है ये आपका स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए, जो कि पूछा भी जाता है, कि सबसे पहला जो अंग्रेज था वो भारत में कौन आया था, जल्दी से बताइए अगर किसी को पता हो तो। आप लोग को इंटरेक्ट करते हुए पढ़ना है बेटा।
कैमरे का जो इशू है वो सही सही कर देंगे हम। बाकी आवाज तो मेरी आ रही होगी आप लोग को। बताइए, फर्स्ट ब्रिटिशर हु केम इंडिया। पहला ब्रिटिशर जो भारत में आया वो कौन था? हम्म। सर, हाँ बेटा। श्योर नहीं है लेकिन कोई नहीं, मार दो, अंधी मार दो। जॉन वॉन करके कोई था। वेरी गुड, शाबाश। सही है। हाँ, जॉन तो जॉन तुमने अंधी सही मैरिगनैंड मार हेल दिया। करके कुछ है। हाँ, वेरी गुड। चलो, मैं बताता हूँ बेटा। तो ये कब आया था? ये आया था ड्यूरिंग अकबर रूल। ड्यूरिंग अकबर रूल, अकबर के ही शासन के समय ये आया था। और कब आया था? 1599 में आया था। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम है जॉन मिल्डे नहाल। क्या नाम था बेटा? जॉन मिल्डे नहाल। जॉन मिल्डे नहाल फर्स्ट ब्रिटिशर था जो भारत में आया था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना भी हुआ है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। और ये कैसे आया था बेटा? तो बाय लैंड रूट। बाय लैंड रूट। तो थोड़ा सा मैं पीछे से लेके चल रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है, हिस्ट्री से कनेक्शन बनाते हुए जो है आप लोग को पॉलिटी तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल पीछे से जो है आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करवा रहा हूँ, तो आप लोग बस नोट डाउन जो है इसको करते चलिएगा। हाँ। तो ये बाई लैंड रूट आया था भारत में। इसके बाद क्या होता है बेटा, इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसको ऐसे बना रहा हूँ कि ये आपकी पीडीएफ भी बन जाएगी और आप लोग को जो है मिल भी जाएगा। इसके बाद क्या होता है बेटा? इसके बाद आपके आते हैं मर्चेंट ग्रुप्स आते हैं भारत में। मर्चेंट ग्रुप्स केम टू इंडिया। भारत में आते हैं मर्चेंट ग्रुप या मर्चेंट एडवेंचर नाम का जो है ये ग्रुप था। और ये लोगों ने जो है किससे परमिशन मांग के आए थे? तो दे टुक परमिशन। परमिशन जो है इन लोगों ने किनसे ली थी? तो एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट से। एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट से जो है ये लोगों ने क्या लिया था? परमिशन लिया था किसका करने का? टू डू ट्रेड। टू डू ट्रेड, व्यापार करने का या ट्रेड करने का परमिशन जो है किससे मांगा था? एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट से मांगा था। और इन लोगों को परमिशन कितने साल की मिली थी बेटा भारत में? तो 15 साल की परमिशन थी। कितने साल की बेटा? 15 ईयर्स की परमिशन थी कि भैया जाओ, 15 साल तक की जो है आप लोग को यहाँ से खुली छूट है कि आप लोग भारत में जाकर क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। और जैसे जो है ये लोग आते हैं बेटा, वैसे ही 31 दिसंबर सन 1600 में क्या होता है? 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया, वीवो, वीवो के नाम से कौन है? 1907 है। सर मैं यही हूँ। ओके जाकिर, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है प्रॉपर? जी सर। हाँ, तो अभी जस्ट मैंने शुरू किया है, थोड़ा सा अभी बस बताया है। पॉलिटी जी से जी स्टार्ट किया है मैंने जस्ट। और जी। इसकी वीडियो भी तो जो है आप लोगों को मिल जाएगी, और इसकी पीडीएफ भी जो है आप लोग को इसी जो ग्रुप मैंने बनाया है ना उसी पे जो है डाल दूंगा मैं। ठीक है? थैंक यू तो सर। हाँ, जो भी आप लोग का छूटेगा वो आप लोग अगर बता दोगे मेरे को तो मैं जो है आप लोग को वो पहुंचा दूंगा। ठीक है? अभी जस्ट मैंने शुरू किया कि पॉलिटी क्या है ये बताया मैंने। पॉलिटी जो आइडियाज हैं उनको अगर हम लोग किसी किताब में लिखते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। और अभी जस्ट जो जी है मैं स्टार्ट किया हूँ कि कैसे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट शुरू हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले जी। लेना। हाँ, तो इसका ठीक है सर। शुरुआत होती है कब से? 1599 में अकबर के ही समय में जो है जॉन मिल्डन जो है आता है बाय लैंड रूट। बस यहीं से जो है आपकी पॉलिटी पॉलिटी क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हो जाती। धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो है मर्चेंट ग्रुप्स आते हैं भारत में। और ये लोग परमिशन मांग के आए थे किससे? तो एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट से आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे भारत में, ट्रेड करने के लिए आए थे। जी और इनको कुल 15 साल का जो है क्या था? इनको 15 साल का जो है पूरा टाइम मिला हुआ था कि जो है ये 15 साल तक की जो है व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद जी 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है।
ईस्ट इंडिया कंपनी established। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। किसका कॉल आ रहा है? एक मिनट। चलिए बेटा आगे चलेंगे। तो 31 दिसंबर सन 1600 को क्या होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और ये ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर सन 1600 में। ठीक है। अच्छा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा जाता था बेटा? तो इसको थोड़ा सा हम लोग अगर कनेक्ट करें किससे, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग कनेक्ट करें ज्योग्राफी से, तो आप लोग को समझ में आएगा। ये हमारी धरती है ना, और ये आपका 0 डिग्री है, जिसे GMT हम लोग कहते हैं, या ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। और अगर आप बेटा बात करें हमारे इंडिया की, तो हमारा इंडिया बेटा यहाँ पर पड़ता है, ये 23.5 डिग्री है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं ना। तो इंडिया हमारा ये पड़ता है बेटा। ठीक है, ये हमारा इंडिया पड़ता है। और यूरोप की अगर बेटा बात करें, तो यूरोप हमारा जो है इस साइड पड़ता है। तो ये लोग क्या करते थे बेटा? यूरोप से ईस्ट की तरफ ट्रेवल करके आते थे। इसीलिए जितनी भी कंपनी सेटअप हुई बेटा, वो सारी की सारी कंपनीज को क्या कहा जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। तो सारी की सारी कंपनीज को क्या कहते हैं हम लोग? ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। ठीक है। तो अभी अंग्रेजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे चल के जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा कि टोटल 5 जगह से जो है अलग अलग देश से लोग आए थे, और भारत में आके जो है कंपनीज की स्थापना की थी। ठीक है, उनके बारे में भी आप लोग को पता चलेगा, बट अभी हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा सन 1608 में, 1608 में क्या होता है? 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस हॉकिंस कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है बेटा भारत में एंटर करता है। और ये किसके समय में आया था? तो ये आया था बेटा ड्यूरिंग जहांगीर रूल। जहांगीर के ही शासन में ये आया था। ये जहांगीर के ही रूल के समय जो है ये भारत में आया था, और जहांगीर से परमिशन मांगने आया था बेसिकली, कि हमें जो है एक फैक्ट्री की जो है स्थापना करनी है। एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन के आया था एसएससी में, कि ये जिस शिप से आया था उस शिप का नाम क्या था? तो इसके शिप का नाम था बेटा, इसके शिप का नाम बताइए क्या था? कोई बता सकता है? रेड ड्रैगन। क्या नाम था बेटा? रेड ड्रैगन जो है इसके शिप का नाम था। ठीक है। तो ये जो है भारत में आया था किसके समय में? जहांगीर के समय में आया था, 1608 में आया था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और फिर क्या होता है? फिर इसी के समय से क्या होता है बेटा? पहली फैक्ट्री सेटअप हो जाती है 1613 में। फर्स्ट फैक्ट्री वॉज सेटअप। फर्स्ट फैक्ट्री वॉज सेटअप। और कहाँ पर होती है बेटा? सूरत में होती है। सेटअप इन सूरत। सूरत कहाँ पर पड़ता है? तो सूरत पड़ता है आपका गुजरात में। तो गुजरात के ही सूरत में क्या होता है बेटा? पहली फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है। हाँ। तो इस हिसाब से जो है ये धीरे धीरे आपका आगे बढ़ने लगता है। लेकिन मेन जो स्टार्टिंग होती है बेटा, वो होती है कब से? जब जो है भारत में एंट्री होती है किसकी? भारत में एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की। अब रॉबर्ट क्लाइव भारत में क्यों आया था, किसके वजह से आया था, ये जो है हम लोग को थोड़ा सा जानना है। जैसा मैंने कहा आप लोगों से कि पॉलिटी को हम लोग थोड़ा सा पीछे से जो है निकाल के लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोग एक कनेक्शन बना पाओ कि कैसे जो है भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई। ठीक है। तो अभी हल्का सा मैं हिस्ट्री का पार्ट आप लोग को क्लियर कर रहा हूँ, फिर धीरे से जो है हम लोग पॉलिटी पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ। तो
आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक कि आप लोग ने लिख लिया होगा, और किसी को कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो बीच बीच में जो है अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ठीक है, आप लोग के पास ऑप्शन है मैसेज का भी, और आप लोग अनम्यूट करके बोल भी सकते हो। ठीक है। और हाँ, एक चीज और है बेटा, ये जो क्लास होगी बेटा, ये जो लिंक से आप लोग ने ज्वाइन हुए हैं, ये सिर्फ 40 मिनट की होती है। कहने का मतलब क्या है कि 40 मिनट का आपका रहेगा, फिर 40 मिनट के बाद जब ये एंड होगा तो आप लोग को फिर से उसी लिंक से जो है वापस से ज्वाइन होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 40 मिनट का ही टाइम फ्रेम दिया गया कि 40 मिनट के बाद ये अपने आप जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप पर आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे हम, और आप लोग दोबारा से जो है लिंक पे क्लिक करके जो है आ जाइएगा। यहाँ तक कि क्लियर है? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए बेटा। जाकिर, जी जी जी। मयूरी, आराध्या, अनाया। सर क्लियर यस है। सर। ओके गुड, बढ़िया। नोट डाउन भी आप लोग को करते हुए चलना है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ बेटा। तो प्रॉपर जो शुरुआत होती है वो होती है कहाँ से? वो होती है रॉबर्ट क्लाइव जब भारत में आता है तब। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव क्यों भारत में आया था? आया था सिराजुद्दौला की वजह से। सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये आपका बंगाल का ही नवाब हुआ करता था 1756 से लेकर 1757। कहने का मतलब क्या है, 1 साल के लिए जो है ये आपका क्या बना था? बंगाल का नवाब बना था, है ना, नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल का ये नवाब बना था, और इसी ने जो है क्या किया था बेटा, यही पहला पर्सन कहलाता है, फर्स्ट पर्सन हु अटैक ऑन ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स पर अटैक करने वाला पहला बंदा यही था। क्योंकि ये जानता था बेटा कि जो अंग्रेज हैं वो बिल्कुल मधुमक्खी की तरह हैं, हनी बीज की तरह हैं। अगर आप इनको पालोगे तो ये शहद देंगे, और अगर इनको जो है आप मारोगे तो ये जो है आपको डंक मारेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सिराजुद्दौला ही क्या करता है? सिराजुद्दौला ही कार्यवाही करता है अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, और क्या करता है बेटा? तो 20 जून 1556 1756 में ही ये करवाता है व्हाट? तो ये करवाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, या हिंदी में क्या कहोगे इसे? हिंदी में इसे कहोगे काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना। हाँ, क्या कहोगे बेटा? काल कोठरी की घटना कहोगे। और इसमें जो है इसने क्या किया था? तो 146 अंग्रेजों को अरेस्ट कर लिया था। ही अरेस्टेड 146 ब्रिटिशर्स। 146 अंग्रेजों को जो है अरेस्ट कर लिया था इसने। ही अरेस्टेड 146 ब्रिटिशर्स। ठीक है, और इन्हीं को जो है कैद कर दिया था कहाँ पर? तो इन्हीं को कैद कर दिया था एक किले में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसको हम लोग कहते हैं फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम्स, है ना। फोर्ट विलियम्स में जो है इन लोग को क्या किया था बेटा? कैद किया था, है ना। अरेस्ट करके कहाँ पे डाल दिया था? फोर्ट विलियम्स में ही डाल दिया था। फोर्ट विलियम्स या विलियम्स का किला कहाँ पड़ता है? तो आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपका कलकत्ता में पड़ता है। कहाँ पर बेटा? कलकत्ता में पड़ता है। और 2 दिनों तक की जो है अरेस्ट किया। ठीक है ना, अरेस्टेड फॉर 2 days। ठीक है, 2 दिनों तक जो है अरेस्ट करके रखा था। और ये जो बेटा अरेस्ट किया था, इसमें आपका ये जो कमरा था ये बिल्कुल बंद था। बंद के साथ साथ बेटा घुटनों तक जो है पानी भरा हुआ था इसमें। और 2 दिन के बाद जब जो है ये खोलता है बिना खाना पीना दिए, तो इसमें से ही 123 ब्रिटिशर्स मर जाते हैं। 123 डाइड। 123 ब्रिटिशर्स या अंग्रेज जो है मर जाते हैं, और इसमें से जिंदा बचते हैं कौन बेटा? 23 जिंदा बचते हैं। 23 वॉज अलाइव। 23 जो है जिंदा बचते हैं, और इन्हीं 23 में से ही एक पर्सन हुआ करता था जिसका नाम था विलियम हॉलवेल। क्या नाम था बेटा? विलियम हॉलवेल। विलियम हॉलवेल जो है इसका नाम हुआ करता था बेटा। अब यही जो है अब यही क्या करता है बेटा? यही आपका सारी बातें जाकर जो है कहाँ बताता है? तो सारी बातें जो है ये ब्रिटेन की संसद में बताता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है ये सारी बातें जो है बताता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। ब्रिटेन की संसद में जो है ये जब बताता है तो सारे के सारे जो है काफी ज्यादा सैड होते हैं। देन ब्रिटिश की ही संसद क्या करती है बेटा? भेजती है किसको? भेजती है रॉबर्ट क्लाइव को। किसको भेजती है बेटा? रॉबर्ट क्लाइव को। तो लिखेंगे बेटा इन
इन 1757 कनेक्शन बनाते हुए चलिए आप लोग बेटा। इन 1757 ब्रिटिश पार्लियामेंट सेंट, बीपी लिख रहा हूं मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट सेंट व्हाट रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को जो है ये लोग भेजते हैं ब्रिटेन की संसद, ठीक है। और ये जो रॉबर्ट क्लाइव ही है, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका आगे चल के फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कहलाता है, ठीक है ना। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर ये कहलाता है। अब देखो बेटा, इसके बारे में कई सारी चीजें हैं जो मैंने अभी आप लोग को ब्लैक होल ट्रेजेडी बताया, जो मैंने अभी आप लोग को ब्लैक होल ट्रेजेडी बताया बेटा, इसके बारे में कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि ये ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी, ये अंग्रेजों की मनगढ़ंत कहानी थी, ताकि जो है वो कैसे करके जो है इंडिया में जो है एंटर कर पाए और इंडिया पर जो है अटैक करके जो है इसको कब्जे कब्जे में ले पाए, मतलब आगे जो है अपना शासन बना पाए, ठीक है। तो आप लोग को जो समझना है वो समझिए, ये रियल में हुआ है या फिर नहीं हुआ है, बस ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी के पीछे कौन था, तो सिराजुद्दौला था, ठीक है। और इसमें कितने अंग्रेजों को कैद किया था, तो 146 अंग्रेजों को कैद किया था, जिसमें से 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे, बाकी सारे मर गए थे। विलियम हॉलवेल ने ही सारी चीजें जो है ब्रिटेन की संसद या ब्रिटिश पार्लियामेंट में बताई थी, तब जाकर जो है रॉबर्ट क्लाइव को भारत में भेजा गया था। यहां तक कि सबको क्लियर है कि नहीं है, फटाफट आप लोग बता दीजिए, चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग या बोल भी सकते हैं। क्लियर है सर। ओके, नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। मूव कर लेते हैं आगे की तरफ। इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद 1757 में ही क्या होता है, इन 1757 1757 में ही एक बैटल लड़ा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग बैटल ऑफ प्लासे, बैटल ऑफ प्लासे या प्लासे का युद्ध कहते हैं, ठीक है। और ये प्लासे का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था बेटा, तो ये प्लासे का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, और हुआ था किसके बीच में बेटा, तो सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। नतीजा क्या निकला था बेटा, रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को ही हरा दिया था किसने बेटा, रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया था, ठीक है। और यही आगे चल के क्या कहलाता है बेटा, यही आगे चल के कहलाता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला जो है गवर्नर ये कहलाता है, ठीक है। और याद रखना ये जो बैटल है बेटा, यही फेमस है किस नाम से, तो यही जो है इतिहास का सबसे छोटा बैटल माना जाता है, शॉर्टेस्ट बैटल, शॉर्टेस्ट बैटल ऑफ हिस्ट्री, शॉर्टेस्ट बैटल ऑफ हिस्ट्री। ये जो मार्कर है ये ज्यादा मोटा चल रहा है तो बता दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा पतला कर दूंगा अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। इसको और पतला किया जा सकता है, इतने पे भी लिखा जा सकता है, आप लोग बताइए कौन सा ज्यादा सही है। अबे बोलना है तुम लोग को। सर दोनों ही सही है, मोटा वाला सही लग रहा है। छोटा वाला सही लग रहा है, ठीक है। हम्म। ओके, चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ते हैं हम लोग। और जैसा कि मैंने बताया था बेटा कि ये जो है 40 मिनट का ही सेशन रहता है, तो अभी इसमें 6 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। तो 6 मिनट के बाद जो है आप लोग दोबारा से रीज्वाइन हो जाना सेम लिंक से। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ते हैं, और यहाँ पर जीत जाता है कौन, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। अच्छा, इसके पीछे एक ये भी जो है बात होती है कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति हुआ करता था, सेनापति बोले तो कमांडर इन चीफ, सेनापति हुआ करता था जिसका नाम क्या था बेटा, मीर जाफर, क्या नाम था, मीर जाफर। इसके अलावा एक जो इसका मंत्री हुआ करता था या मिनिस्टर हुआ करता था, जिसका नाम क्या था बेटा, राय दुर्लभ, राय दुर्लभ और मीर जाफर जो है ये जाकर मिल जाते हैं किससे बेटा, तो ये जाकर मिल जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव से, और रॉबर्ट क्लाइव को ही सारी बातें बता देते हैं। तो कहते हैं ना बेटा, घर का वेदी लंका ढाए, तो भैया घर का वेदी ये दो दो थे यहाँ पर, ठीक है। तो सिराजुद्दौला की लंका जो है ये लोग ढा देते हैं। आ रही बात समझ में आप लोगों को, हाँ।
इसके बाद बंगाल का जो है नया नवाब बनाया जाता है नाउ। मीर जाफर को जो है, मीर जाफर बिकेम नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल का नवाब किसको बनाया जाता है बेटा? मीर जाफर को बनाया जाता है। और मीर जाफर की अगर बेटा बात करें तो ये कब से लेकर कब तक जो है रहेगा? तो ये 1757 से लेकर आपका 1760 तक की जो है ये रहता है। और ये बेटा अंग्रेजों का वफादार हुआ करता था। अंग्रेजों का वफादार था, कहने का मतलब क्या है कि अंग्रेजों के की बातों को जो है ये माना करता था। ठीक है। और 3 साल तक तो जो है सब बढ़िया रहता है। और इसी 3 साल के बीच में जो रॉबर्ट क्लाइव था बेटा, रॉबर्ट क्लाइव अप्लाई करता है क्या बेटा? रॉबर्ट क्लाइव अप्लाइड ड्यूअल गवर्नेंस। अप्लाइड ड्यूअल गवर्नेंस। ड्यूअल गवर्नेंस का मतलब ही क्या होता है बेटा? ड्यूअल गवर्नेंस का मतलब होता है द्वैध शासन इन बंगाल। अब ये ड्यूअल गवर्नेंस क्या है बेटा? ड्यूअल गवर्नेंस क्या है? जैसे अभी भी हम लोग बेटा डबल टैक्स पे करते हैं। अभी भी हम लोग एक SGST पे करते हैं और एक CGST पे करते हैं, तो अभी भी हम लोग 2 टैक्स पे करते हैं। सेम ऐसे बेटा बंगाल के नवाबों पर भी जो है टैक्स लगता है। ठीक है। एक तो टैक्स ये लोग दिया करते थे किसको बेटा? एक तो टैक्स ये लोग दिया करते थे बंगाल के नवाब को, और दूसरा टैक्स जो है गवर्नर को दिया करते थे। और जो गवर्नर हुआ करता था बेटा वो जो है, वो जो गवर्नर हुआ करता था वो बंगाल के नवाब से 80% टैक्स वापस ले लिया करता था। यानी कि कुल मिला के अंग्रेजों के पास सारा पैसा जो है जा रहा था लगभग लगभग। ठीक है। और इसी को जो है क्या कहा गया है बेटा? इसी को ही कहा गया है लूट ऑफ इंडिया। लूट ऑफ इंडिया या भारत की लूट। भारत की लूट किसे कहा गया है बेटा? तो भारत की लूट इसे ही कहा गया है। ये जो ड्यूअल गवर्नेंस लगवाया था किसने बेटा? ये जो ड्यूअल गवर्नेंस लगवाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इसको जो है आप लोग लिख लीजिए फटाफट। इसको आप लोग लिख लीजिए और ये एंड होने वाला है 2 मिनट के अंदर। तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है। अब इसको स्टॉप शेयर करके आप लोग फिर से आइएगा दूसरी लिंक से, मतलब उसी लिंक से जो ग्रुप पर पड़ी हुई है। मैं फिर से जो है अभी इस मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। जब मैं कहूँगा तब जो है आप लोग एंड कर जाइएगा। तो अभी जो है बंगाल का नवाब कौन बन रहा है? तो अभी बंगाल का नवाब बन गया है मीर जाफर। मीर जाफर। हाँ, मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बन चुका है। इसके आगे की कहानी जो है लेके चलते हैं। ठीक है। थोड़ा सा पीछे से मैंने जानबूझ के स्टार्ट किया है आप लोगों का। थोड़ा सा पीछे से मैंने जानबूझ के स्टार्ट इसलिए किया है ताकि आप लोग एक कनेक्शन बना पाओ। ठीक है। अभी धीरे धीरे ये और ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग होता जाएगा जब आप लोग जो भी एक्ट्स वगैरह आए हैं वहां से और अच्छे से जो है आप लोग को समझ में आता जाएगा। क्योंकि पॉलिटी है, पॉलिटी कहीं ना कहीं हिस्ट्री से कनेक्टेड है, तो ज्यादातर बच्चों को लगता है कि सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, है ना? बट अभी आप लोग को धीरे धीरे जो है लेके चलते हैं। तो यहाँ तक कि किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो बेटा। और लिख लिया है ना यहाँ तक कि आप लोगों ने? कोशिश करना कि जो पढ़ा है उतनी समय लिख लो। ओके। ठीक है। तो अवध का ही नवाब हुआ करता था कौन बेटा? सुजाउद्दौला। तो मीर कासिम ने संदेशा भिजवाया किसके किसके पास बेटा? शाह आलम सेकंड और सुजाउद्दौला के पास। और मीर कासिम ही जो है वो पहला बंदा था जिसने जो है ये कहा कि भैया हम लोग को मिलना पड़ेगा और अंग्रेजों पर अटैक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ही 1764 में 1764 में एक और बैटल लड़ा जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का जो है युद्ध लड़ा जाता है। और ये किसके किसके बीच में हुआ था बेटा? तो इधर से 3 लोग थे। कौन कौन थे बेटा? एक तो था मीर कासिम, इसके अलावा एक था शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड कौन है बेटा? तो मुगल बादशाह है। और एक था बेटा सुजाऊ दौला। सुजाऊ दौला। और इधर से कौन हुआ करता था बेटा? तो इधर से हुआ करता था जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो कौन था बेटा? तो ब्रिटिश आर्मी का ही चीफ हुआ करता था। कौन? ये चीफ ऑफ
ब्रिटिश आर्मी, चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी का ही चीफ हुआ करता था कौन बेटा? तो ये हुआ करता था। ठीक है। और ये बेटा हेक्टर मुनरो इन तीनों को ही क्या करता है? इन तीनों को ही हरा देता है, डिफीटेड ऑल ऑफ देम। और बस यहीं से जो है क्या होता है बेटा? यहीं से आपका अंग्रेजों का अधिकार जो है हो जाता है कहां पर? अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है दिल्ली पर भी। अंग्रेजों का अधिकार, क्योंकि दिल्ली पर जो है इस समय कौन बैठा हुआ था? दिल्ली पे तो मुगल बादशाह था। ठीक है ना? तो दिल्ली पर जो है इन लोग का प्रॉपर जो है अधिकार हो जाता है। ठीक है। नाउ फुल टैक्स रिफॉर्म्स वाज कलेक्टेड बाय ब्रिटिशर्स। अभी तक जो है नवाबों को भी कुछ पैसा जाता था, जैसा मैंने आप लोग को बताया, है ना? अभी तक की ये पैसा किसके पास जाता था? नवाबों के पास भी जो है जाता था। आप लोग को स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही है? यस सर। ओके, ठीक है। लेकिन अब जो है पूरा पूरा पैसा किसके पास जाएगा बेटा? अंग्रेजों के पास जाएगा। तो लिखोगे बेटा, नाउ फुल टैक्स रिफॉर्म्स वाज कलेक्टेड बाय, फुल टैक्स रिफॉर्म्स was collected by फुल टैक्स रिफॉर्म्स was collected by ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों से जो है, अंग्रेजों के द्वारा जो है पूरा पूरा जो है अब टैक्स क्या किया जाएगा? कलेक्ट किया जाएगा। चलिए आगे की तरफ मूव करेंगे। और एक जो है यहाँ पर संधि भी होती है जिसे हम लोग ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं या इलाहाबाद की संधि कहते हैं। जल्दी से जो है इसको आप लोग वो कर लीजिए, लिख लीजिए। और लिख लिया हो तो हो गया, ऐसा कुछ जो है आप लोग कह सकते हो, ताकि मैं इसको हटाऊं। और हो गया सर। ओके, जाकिर हो गया? चलिए रिमूव कर रहा हूं मैं इसको। हम्म, इसके बाद 1765 में क्या होता है? इन 1765, 1765 में ही एक ट्रिटी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की एक संधि होती है। ठीक है। ट्रिटी का मतलब क्या होता है? संधि। संधि का मतलब ये होता है कि दो लोगों के बीच या तीन लोगों के बीच में होगा, एक समझौता टाइप में होता है। ये किसके किसके बीच हुआ था बेटा? तो अंग्रेजों की तरफ से कौन था बेटा? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। और इधर इंडिया की तरफ से दो लोग थे, एक तो था बेटा शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, और एक था जिसका नाम था क्या? सुजाउदौला, सुजाउदौला, सुजाउदौला। ठीक है। और क्या हुआ था बेटा इस ट्रिटी में? तो टैक्स जो है, टैक्स कलेक्शन का जो है राइट जो है मिल गया था दिल्ली से, और कहां से बेटा? अवध से। ठीक है। नाउ जो ब्रिटिशर्स होते थे बेटा, ब्रिटिशर्स will collect tax, will collect टैक्स फ्रॉम, कहाँ कहाँ से जो है ये कलेक्ट करेंगे टैक्स? तो ये टैक्स करेंगे बेटा बंगाल से, तो कर ही रहे थे। ठीक है ना? बंगाल पे पूरा ही अधिकार हो गया था। उड़ीसा, बिहार, दिल्ली, यहां से जो है इन लोग को जो है टैक्स टैक्स कलेक्ट करने का जो है वो मिल गया, समझौते में जो है बात हो गई। इसके फेवर में जो है, इसके फेवर में जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या देने वाली थी? ठीक है। तो इन रिटर्न, भाई अगर ये समझौता हुआ है तो इधर से अंग्रेज लोग भी तो कुछ देंगे, है ना? तो इन रिटर्न कंपनी विल पे, कंपनी पेड एन एनुअल ट्रिब्यूट, एन एनुअल ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब क्या है? जो भी पैसा जो है देना है ना। एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 26 लाख रुपीज, 26 लाख रुपीज। तो 26 लाख रुपए जो है कंपनी, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो पे करेगी किसको? वो पे करेगी सुजाउदौला और शाह आलम को।
क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? ठीक है, तो भाई 26 लाख रुपए कम नहीं होता है भाई, अभी के समय में कम नहीं है, तो उस समय तो भैया और ज्यादा हुआ करता होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो थोड़ा सा अंदर चलेंगे। देखो आप लोग को बेटा प्री और मेंस दोनों को साथ लेके चलना है, तो मैं बिल्कुल अंदर डीप में लेके चल रहा हूँ। थोड़ा सा चीजों को सीखने में टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी नहीं होगा, और अच्छी चीजों को टाइम लगता ही लगता है। ठीक है, तो टाइम आप लोग को थोड़ा ज्यादा जो है देना पड़ेगा सीखने में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये जो टिटी हुई थी बेटा इलाहाबाद की टिटी, ये लिखा किसने था? तो लिखेंगे बेटा आप लोग, टिटी वॉज हैंड रिटन बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं मिलेगा नहीं जल्दी। टिटी वॉज हैंड रिटन बाय टिटी वॉज हैंड रिटन बाय एहतेशामुद्दीन। क्या नाम था बेटा इनका? एहतेशामुद्दीन। एहतेशामुद्दीन के द्वारा जो है ये टिटी लिखी गई थी। ठीक है ना? चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इसके बाद क्या होता है, ये जो रॉबर्ट क्लाइव होता है बेटा, रॉबर्ट क्लाइव चूंकि बेटा बंगाल का गवर्नर बन गया था, तो ये अपने अधिकारों का, अपने पावर्स का गलत यूज करने लगता है। ठीक है ना, जिसको मनचाहा जैसी सजा दिला दी गई, जिसको मनचाहा मार दिया गया, इस प्रकार से जो है ये काम करने लगता है। ठीक है, यही बात जो है फैल जाती है कहाँ तक की? यही बात फैल जाती है ब्रिटिश की संसद तक की, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट तक की। फिर बेटा इसको बाकायदा बुलाया जाता है वहां पर, और इसकी अच्छे से जम के बेइज्जती की जाती है। कहने का मतलब क्या है बेटा, कि इसकी बैंड बजा दी जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से बेटा ये परेशान होकर, दुखी होकर ये क्या कर लेता है बेटा, ये सुसाइड कर लेता है। तो एक पॉइंट आप लोग लिखोगे बेटा, ओनली गवर्नर, ओनली गवर्नर हु कमिटेड सुसाइड, ओनली गवर्नर हु कमिटेड सुसाइड, कमिटेड सुसाइड। ठीक है, एकमात्र गवर्नर जिसने जो है सुसाइड कर लिया था बेटा, वो कौन था? तो वो यही था बेटा, रॉबर्ट क्लाइव। समझ में आ रही बात आप लोग को? हम्म, यस सर। बहुत बढ़िया। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए और आगे की तरफ बढ़ेंगे। वैसे मैं ऑलरेडी धीरे धीरे लिख कर लेके चल रहा हूँ। देखो दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको मैं लिख के पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब क्या है बेटा, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आपको पिक्चर्स की नीड नहीं है ना? तो पिक्चर्स की नीड यहाँ पर नहीं है, तो इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। लेकिन जैसे बायो हो गया बेटा, जैसे ज्योग्राफी हो गया, तो वहां पर बेटा आप लोग को नीड पड़ेगी, जैसे ज्योग्राफी में मैप की नीड पड़ेगी, तो उसको जो है उस हिसाब से करवाया जाएगा। चलिए आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे, इसको हटा रहे हैं हम। तो बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। इसके बाद इन 1772, 1772 में क्या होता है? 1772 में नेक्स्ट गवर्नर केम टू इंडिया। नेक्स्ट गवर्नर ही जो है भारत में भेजा जाता है, क्योंकि भाई इन्होंने तो सुसाइड कर लिया। और नेक्स्ट गवर्नर कौन बनकर आता है बेटा? जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग्स नाम था। और वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर बेटा बात करें हम, तो यही वो बंदा था जिसने जो है आकर ड्यूअल गवर्नेंस को हटाया। आपसे पूछा जा सकता है कि ड्यूअल गवर्नेंस को लगाया किसने था बेटा? तो ड्यूअल गवर्नेंस को लगाने वाला था रॉबर्ट क्लाइव, हटाने वाला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो लिखेंगे ही अबोलिश्ड ड्यूअल गवर्नेंस, ही अबोलिश्ड, ही अबोलिश्ड ड्यूअल गवर्नेंस। इसने जो है ड्यूअल गवर्नेंस को क्या किया बेटा? अबोलिश किया, खत्म किया। हाँ, और इसने एक नया पद बनाया, ही मेड अ न्यू पोस्ट, ही मेड अ न्यू पोस्ट। एक नया पद जो है इसने बनाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो है पद बनाया। तो देखो बेटा फाइनली अब गवर्नमेंटल पोस्ट भी जो है बनने लगी। ठीक है, यानी कि अब सब कुछ जो है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलना स्टार्ट होता है। लॉ एंड ऑर्डर
के हिसाब से यहां से जो है चलना स्टार्ट होता है, के हिसाब से चलना शुरू होता है। ठीक है, और बस यहीं से जो है आपका एक और टॉपिक शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जब भी कोई शुरू करता है तो बेसिकली वो यहीं से शुरू करता है, जहां से अब हम शुरू करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन मैंने आप लोग को पीछे का इसलिए बताया ताकि आप लोग एक कनेक्शन बना पाओ कि कैसे जो है भारत में अंग्रेज आए और क्या क्या हुआ, ये आप लोग जो है कनेक्शन बना पाओ। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसमें इसको हम लोग दो पार्ट में जो है पढ़ते हैं। एक पार्ट जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंपनी रूल। कंपनी रूल, और कंपनी रूल आपका कब से लेकर कब तक चलता है, 1773 से लेकर 1857 तक चलता है। 1773 से लेकर 1857 तक चलता है। और नेक्स्ट जो है बेटा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्राउन रूल कहते हैं। और क्राउन रूल की अगर बेटा बात करें तो ये आपका 1858 से लेकर कब तक चलता है, 1947 के बीच। ठीक है, 1947 के बीच। इसी फेज में कई सारे एक्ट्स आते हैं जो कि आप लोग को पढ़ने होते हैं। जैसे आप लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट सुना होगा, जैसे आप लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट सुना होगा, पिट्स इंडिया एक्ट सुना होगा बेटा। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट सुना होगा। इस प्रकार के कई सारे एक्ट्स आते हैं। ठीक है, और इन एक्ट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक की जितना मैंने आप लोग को बताया है, सब जगह से जो है क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो एक एक पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई कहानी यहाँ पर जो है नहीं लेके चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज जो है यहाँ पर हम आप लोग को लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो सबको नोट डाउन करना है। जहां पर ना समझ में आए आप हैंड रेस कर सकते हो और पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, और समझ में आ जाया करे तो चैट बॉक्स में लिख दिया करो समझ में आ गया, है ना। जो अंगूठे वाला साइन होता है ना, वो जो है बना दिया करो। ठीक है, ताकि हमको पता चलता रहे कि आप लोग को समझ में आ रहा है। हाँ, ये जो आपकी पहली वीडियो है, इसको मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पर भी। सारी वीडियोस जो आप लोग को वहां नहीं मिलेंगी, ये जो है मैं आज सिर्फ अपलोड करूंगा, ताकि दो बच्चे और हैं जिनको जो है ये वीडियो मतलब ये क्लास नहीं मिली है, तो उन दो बच्चों का भी भला हो जाएगा, है ना। बाकी सारी की सारी जो है वीडियोस सब प्राइवेट रहेंगी। कहने का मतलब क्या है, ये आप लोग को और मतलब उस पे नहीं मिलेंगी, यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी इसके बाद की। हाँ, तो आगे बढ़ा जाए। दो चैट्स में मैसेज आ चुके हैं, समझ में आ गया। ओके मयूरी, वेरी गुड। मयूरी सबसे एक्टिव बच्ची हैं बेटा यहाँ पर। हाँ, चलिए आ बताया गया जाए। समझ कर। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं और पहला एक्ट लिखते हैं बेटा। कंपनी रूल में 1773 से 1857 तक पढ़ना है हम लोग को। तो इसमें सबसे पहला जो है एक्ट लिखते हैं, फर्स्ट एक्ट। जो पहला एक्ट होता है बेटा वो आपका कब होता है, तो वो आपका 1773 से शुरू होता है, 1773 से शुरू होता है। और 1773 में ही आपका पहला एक्ट आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं बेटा, या इसी को हिंदी में कहते हैं विनियमन अधिनियम। और आई थिंक यहाँ पर कोई हिंदी वाला नहीं है। जाकिर, अगर हिंदी में आपको चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद कोई हिंदी वाला नहीं है, तो मैं इंग्लिश का थोड़ा ज्यादा यूज करूंगा। बाकी समझाता तो मैं हिंदी इंग्लिश में चल ही रहा हूँ। ओके, तो उर्दू में नहीं पढ़ा सकते बेटा अभी हमें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसी एक्ट के ही वजह से जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता है बेटा, गवर्नर ऑफ बंगाल
गवर्नर ऑफ बंगाल की ही पावर को क्या किया जाता है, पावर को इंक्रीज किया जाता है, और इंक्रीज करके उसे क्या बना दिया जाता है बेटा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये सवाल बहुत ही फेमस सवाल है बेटा, आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तब भी आपका आंसर क्या होगा बेटा, वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि भाई इस समय कौन था, इस समय आपका वॉरेन हेस्टिंग आ चुका है ना, तो तब भी आपका आंसर क्या होगा बेटा, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तब भी आपका आंसर क्या होगा बेटा, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर है इतनी बात आप लोग को? चलिए आगे की तरफ जो है हम लोग चलेंगे, और इसके अलावा इसी एक्ट के ही जरिए क्या किया गया था बेटा, जो घूसखोरी था, जो रिश्वत लेना था बेटा, उसको बैन किया गया। ठीक है ना, तो लिखेंगे बेटा, बाय दिस एक्ट या ड्यू टू दिस एक्ट, ड्यू टू दिस एक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हुआ करते थे, एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हुआ करते थे बेटा, उनको जो है गिफ्ट लेने से जो है मना किया गया। ठीक है ना, आर बैंड टू टेक गिफ्ट्स। ठीक है ना, जो टेबल के अंदर अंदर से दिया जाता है ना, इंडिया में बहुत चलता है। ठीक है, तो उसको जो है बैन किया गया। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? इसके बाद इसके अलावा बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी में इंटरफेयर किया। ठीक है ना, और ये लोगों ने जो है 24 लोगों का एक जो है बनाया क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो लिखेंगे बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर्ड इन ईस्ट इंडिया कंपनी। EIC का मतलब क्या है बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड सेड वी अपॉइंट द पर्सन, एंड सेड वी अपॉइंट द पर्सन हु रन्स हु रन ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, तो ये लोग जो है पर्सन जो है नियुक्त करेंगे, अपॉइंट करेंगे, जो कि चलाएगा क्या बेटा, जो कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को रन करेगा। ठीक है, जिसके वजह से जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो 24 लोगों की, कितने लोगों की बेटा, 24 पर्सन्स की ही एक आपकी कमेटी बनाती है, और इन्हीं 24 पर्सन को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे बेटा आरबीआई में टोटल 20 लोग होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं, आरबीआई का सारा काम संभालते हैं। वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया में जो भी काम होंगे वो कितने लोग संभालेंगे बेटा, 24 लोग संभालेंगे, जो कि क्या कहलाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाएंगे। अच्छा, इनका जो कार्यकाल होगा, इनका जो टर्म होगा बेटा, टर्म ऑफ ऑफिस, वो कितने साल का होगा, तो वो 6 साल का होगा, ये याद रखना। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कार्यकाल होगा वो आपका 6 साल का होगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए। और इसी के बाद आपका सुप्रीम कोर्ट जो है, भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो देखो बेटा, किसी भी सरकार को या किसी भी देश को चलाने के लिए तीन चीजों की जो है नीड होती है, तीन खंबे होते हैं हमें। एक तो होता है बेटा जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के लिए जो है क्या कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया, है ना। और अब जुडिशरी के लिए जो है क्या किया जा रहा है, जुडिशरी के लिए जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर रहे हैं। और एक होता है बेटा लेजिस्लेचर, यानी कि कानून, कानून पहले ही बन गया था बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी बन गए, और अब जो है क्या होगा बेटा, तीसरा स्तंभ को भी जो है ये लोग मजबूत कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, इन 1774, 1774 में बेटा फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड। पहला भारत का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है बेटा, कहां पर किया जाता है, तो इन कलकत्ता। तो कलकत्ता में जो है आपका पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है, किसके समय में हुआ था, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। इस समय कौन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अबे बोलो। अरे वो आ गया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स तो नहीं था। वॉरेन हेस्टिंग ही तो है।
अच्छा हाँ वही तो है। हाँ हाँ। 1772 में था वो। वेरी गुड जाकिर। और मयूरी। चलिए, बाकी के दो बच्चे जो है प्रॉपर पढ़ाई में व्यस्त है, अनाया और आराध्या। चलिए, सही है सब कुछ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम्म, तो आवाज आ रही होगी मेरी। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट आपका कहाँ पर बना दिया गया है? फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट आपका कलकत्ता में है। कलकत्ता। हाँ, कब किया गया? 1774 में जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है। और इसी के ही जो वो हुआ करते थे बेटा, चीफ जस्टिस हुआ करते थे। चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे बेटा, इन्हीं का नाम क्या था? लॉर्ड एलिजा इम्फे। लॉर्ड एलिजा इम्पे। लॉर्ड एलिजा इम्पे जो है आपके चीफ जस्टिस हुआ करते थे। इसके अलावा तीन अदर जजेस भी थे, थ्री अदर जजेस। और ये तीन अदर जजेस कौन कौन से थे बेटा? तो एक का नाम था लॉर्ड हाइड। लॉर्ड हाइड। एक का नाम था लॉर्ड चैम्बर। और एक का नाम क्या था बेटा? लॉर्ड लैम्स्टर। लॉर्ड लैम्स्टर। ठीक है, तो ये तीन जो है आपके क्या हुआ करते थे? ये तीन जो है आपके हुआ करते थे अदर जजेस। हालांकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये नाम है आपका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये एलिजा इम्फे नाम है। ये क्वेश्चन कई बार जो है आपके एग्जाम में बना हुआ है, तो जहां जहां आप लोग को बताते चले उनको जरूर जो है आप लोग वो कर लिया करो, स्टार मार्क कर लिया करो, बना लिया करो। हाँ, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। और यहीं से क्या होता है बेटा? यहीं से कार्यपालिका और न्यायपालिका की शुरुआत होती है। देखो बेटा, जो थ्री पिलर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, थ्री पिलर्स ऑफ, आप कह सकते हो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या होते हैं? वो आपके होते हैं, सबसे पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है बेटा? विधायिका। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो दूसरा है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कार्यपालिका। मैं अभी आप लोग को एग्जांपल दूंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ये सब क्या है। तीसरा है बेटा जुडिशियरी। जुडिशियरी, जुडिशरी का मतलब है बेटा न्यायपालिका। न्यायपालिका। तो ये तीन चीजें हैं बेटा, ये तीन पिलर्स हैं जिससे जो है हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो रन करते हैं। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है बेटा? विधायिका, जो भी आपके लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उसके हिसाब से चलेंगे। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? जो कार्य संभालता है। जैसे इंडिया में जो काम को संभालता है वो कौन संभालता है बेटा? वो आपके पीएम हो गए, वो आपके प्रेसिडेंट हो गए, है ना, गवर्नर हो गए, सीएम हो गए, ये सब क्या है बेटा? ये सब एग्जीक्यूटिव हैं, कार्यपालिका को संभालते। जुडिशरी इंडिया में क्या हो गया बेटा? सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, है ना, छोटे छोटे जो कोर्ट्स हो गए ये आपकी जुडिशियरी संभालते हैं। क्लियर है इतनी बात आप लोग को? तो फाइनली जो है इंडिया में अंग्रेजों के चलते ये तीन चीजें जो है आ गई। ठीक है, ये तीन चीजें आ गई। अब यहाँ पर बेटा जो वॉरेन हेस्टिंग्स होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स पे भी जो है क्या होता है? कुशासन का वो लगता है, क्या कहते हैं उसे, आरोप लगता है। कुशासन का मतलब क्या है? जो अपने अधिकारों का गलत उपयोग करे। लेजिस्लेचर तो इंग्लैंड में था, लेकिन यहां पर भी अप्लाई हुआ ना सब कुछ, इसीलिए। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग पर ही जो है तीन लोगों ने जो है आरोप लगाया कुशासन का। कुशासन का मतलब है क्या है? जो अपने अधिकारों का सही उपयोग ना करे, यानी कि जो अपने पावर्स का जो है प्रॉपर यूज ना करे। ठीक है, तो इस पर जो है तीन लोग जो है आरोप लगाते हैं, थ्री पीपल्स। थ्री पीपल्स
जो थे बेटा, वो लोग जो है इस पर आरोप लगाते हैं। ये 3 लोग थे कौन? तो एक था बेटा नंद कुमार, एक का नाम क्या था बेटा, नंद कुमार। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो चैत सिंह, चैत सिंह। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो एक थी घसीटी बेगम। क्या नाम है बेटा इनका? घसीटी बेगम। अब घसीटी बेगम नाम सुनकर आप लोग को थोड़ा सा जो है अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ये मौसी हुआ करती थी किसकी बेटा? मौसी ऑफ, मौसी बोले तो खाला, खाला ऑफ मीर कासिम। और मीर कासिम कौन था बेटा? अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है आप लोग को, बंगाल का नवाब हुआ करता था, इसी की मौसी थी। ये 3 लोगों ने जो है आरोप लगाया किसके ऊपर? आरोप लगाया किसके ऊपर बेटा? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर। ठीक है। अब वॉरेन हेस्टिंग्स को भी जो है यहाँ पर बुलाया जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि एकमात्र, एकमात्र आपका गवर्नर जिसका, जिसके जिसको जो है क्या किया गया, इम्पीच किया गया, यानी कि उसको पद से हटा दिया गया, वो कौन था बेटा? तो वो यही था। तो एक पॉइंट आप लोग लिखोगे बेटा, ओनली गवर्नर जनरल, जनरल हु हैड बीन इम्पीच्ड, हु हैड बीन इम्पीच्ड। इम्पीच्ड का मतलब क्या होता है? महाभियोग लगाना। कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज इम्पीचमेंट? अगर आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत भी तो इम्पीचमेंट का मतलब तो जानते होगे। कौन बताएगा? हैंड रेस करो, मैं उसको वो करता हूँ, अनम्यूट करता हूँ, या आप लोग बोल सकते हो। इम्पीचमेंट क्या है बताइए। किसी को नहीं पता? सर सर किसी आप, को किसी की प्लेस से हटा देना। सर अपने पद से हटाना, हाँ, किसी किसी के प्लेस से हटाना। बेसिकली इम्पीचमेंट क्या है बेटा? ऐसे तो हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर इंडिया में बात करें इम्पीचमेंट का मतलब क्या है, तो जब प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाया जाता है, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, दो दो चीजें होती हैं भाई। इंडिया का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो कौन है बेटा? वो है प्रेसिडेंट। और स्टेट का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो कौन है बेटा? वो है गवर्नर। ठीक है। तो जब इन दोनों को गवर्नर। इसके पद से हटाते हैं, इसके पोस्ट से हटाते हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के लिए कई सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। लोकसभा राज्यसभा में जो है वोटिंग करवाई जाती है। 1/3 से अगर जो है ये जो है उसके प्रेसिडेंट के खिलाफ में जाता है, तो जो है प्रेसिडेंट को प्रॉपर जो है मोहलत दी जाती है कि भैया इतने दिन के बाद जो है आपको हटा दिया जाएगा, उससे पहले आप खुद ही रिजाइन कर दो। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है। जब मैं आप लोग को प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तब वहां पर और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा इम्पीचमेंट क्या है। ठीक है। अभी बस ये समझिए कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे अपन लोग क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं महाभियोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आप लोग ने लिख लिया होगा। मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ, हटा दें उसको। यस सर। ओके। ठीक है, 6 मिनट और बचा हुआ है, और 6 मिनट के बाद भी जो है इस क्लास को एंड करेंगे। फिर हम लोग देखो संडे संडे को ये रखेंगे कि संडे को थोड़ी सी बड़ी क्लास दिया करेंगे। ठीक है। और संडे को ये मतलब ज्यादा जो है सिलेबस खींच दिया करेंगे। ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल डेज होते हैं या जिस दिन हमारी छुट्टी हुआ करेगी उस दिन मैं आप लोग को पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उस दिन थोड़ी सी पहले क्लास लेके जो है थोड़ा सिलेबस ज्यादा जो है खींच दिया करेंगे। ठीक है। बस आप लोग को जो है ये जो है प्रॉमिस करना है कि जो भी आप लोग को पढ़ाया जाए वो बस आप लोग जो है नोट डाउन करते हुए चलो। ठीक है। और घर पर जाकर रिवाइज भी करो। और इस बार ठान लो कि बिल्कुल बिल्कुल। 2023 में जो है नौकरी पा लेनी है, गवर्नमेंट जॉब पा लेनी है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको क्या किया गया बेटा? इसको जो है हटा दिया गया। ठीक है। इसको इम्पीच कर दिया गया। और इन 1781, 1781 में ही क्या आता है बेटा? 1781 में ही एक और एक्ट आता है। एक एक्ट और डिस्कस हो जाएगा आराम से। 1781 में ही आपका क्या आता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। और ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम कहते हैं इसे। और इसे क्यों भेजा गया था बेटा? तो इसे इसलिए भेजा गया था ताकि
जो भी आपके रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी उनको दूर किया जाए। तो लिखेंगे बेटा टू रिमूव दी टू रिमूव दी कमियां, कमियां बोले तो क्या कहेंगे, कमियों का सही शब्द अंग्रेजी वर्ड बताइए। टू रिमूव दी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स एक सही वर्ड रहेगा, या डिफेक्ट्स, वेरी गुड जाकिर, डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के ही जो भी डिफेक्ट वगैरह थे उनको जो है दूर करने के लिए जो है 1781 का क्या भेजा गया था बेटा, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट भेजा गया था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1784 में 1784 में ही क्या होता है, तो आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट एक और एक्ट भेजती है जिसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट भेज रही है, जो भी एक्ट भेजेगी वो ब्रिटिश की संसद ही भेजेगी, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है भेजती है, पिट्स इंडिया एक्ट सेंट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया गया बेटा, यहाँ पर कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया। कार्यपालिका बोले तो एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव सेपरेटेड फ्रॉम, सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशरी। और ये करना जरूरी भी था बेटा, क्योंकि अगर हम बेटा बात करें वॉरेन हेस्टिंग की, तो वॉरेन हेस्टिंग ने ही क्या किया था बेटा, लॉर्ड एलिजा एमपी से फ्रेंडशिप कर ली थी, और जिसको भी सजा दिलवाना चाहता था वो बेटा लॉर्ड एलिजा एमपी के तहत जो है सजा दिलवा दिया करता था, ठीक है ना। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव को जो है सेपरेट किया गया जुडिशरी से। और अगर आप बेटा अभी भी देखोगे इंडिया में, तो जितने भी जजेस वगैरह हैं, जजेस का कोई कनेक्शन नहीं होता है किससे बेटा, बाहरी लोगों से, है ना। क्योंकि उनको इतनी अच्छी हैंडसम सैलरी और सिक्योरिटी मिलती है कि जो इनको कनेक्शन की मतलब बाहर जो है कनेक्शन की नीड नहीं रहती। अगर ऐसा ना हो बेटा, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अगर जो है एक जैसा हो, तो फिर से जो है क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, है ना। तो ये कब कब अलग हुआ था, 1784 में, और तब से लेकर अभी तक जो है ये क्या क्या है, ये चल रहा है। समझ गए आप लोग। और अगर आपसे पूछा जाए कि वॉरेन हेस्टिंग को कब इम्पीच किया गया था, तो इन 1785 वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज इम्पीच्ड, ठीक है। तो इसको फटाक से जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बाकी इसके आगे जो है आप लोग को करवाया जाएगा कहाँ कहाँ से बेटा, तो 1793 के चार्टर एक्ट से जो है करवाया जाएगा, 1793 के चार्टर एक्ट से करवाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहली क्लास थी बेटा, तो बहुत दिनों बाद जो है ऑनलाइन क्लास दे रहे थे, तो अभी ये कैमरे का कुछ इशू है, कैमरे को अभी हम चेक चेक कर लेंगे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, है ना। और बाकी ये जो टाइम वाला इशू है, ये अगर जूम पर लेंगे तो कुछ दिन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मीट पे लेंगे तब भी जो है उस पर 1 घंटे का टाइम मिलता है। तो देखते हैं इसमें और क्या किया जा सकता है। अगर कुछ जैसे इसका जो वर्जन है बाय करने वाला, अगर वो सही लगेगा तो देखा जाएगा, उसको कर लिया जाएगा, है ना। और नेक्स्ट क्लास में जो है फिर से हम लोग की मुलाकात होगी। कल कल सैटरडे है, कल भी हम फ्री हैं, तो कल भी हमारी क्लास 9:30 बजे के ही आसपास जो है लूंगा मैं, ठीक है। और बाकी जो अपडेट्स हैं वो आप लोग को ग्रुप पर ही जो है मिल जाया करेगी, बाकी जो अपडेट्स वगैरह हैं वो आपको ग्रुप पे ही मिल जाया करेगी। किसी के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा परेशानी हो, तो आप लोग फटाफट बोल दीजिए। और सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन से। हाँ, देखो बेटा बहुत सारी चीजें जो है हमारी ब्रिटेन की संसद से ली गई हैं, ठीक है। अब कहाँ कहाँ से क्या क्या बाय किया गया है वो जो है आपको पता चलेगा जब हम लोग सोर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है क्लास, चलते हैं फिर, टाटा और बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।